गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स जो कि आपके हिस्ट्री क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, उसमें आगे के एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे एक सिविलाइजेशन जो कि चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका एंड हुआ। उसके बाद हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा, समझा और हमने ये जाना कि 6th सेंचुरी में क्या-क्या चेंजेस हो रहे थे। फिर प्रिंसिप एंड पियादसी, जेम्स प्रिंसिप के बारे में हमने देखा और पियादसी जो कि माना जाता है कि किंग अशोका के लिए यूज किया जाता होगा। 16 महाजनपदास, उनमें से कुछ को हमने मैप पे भी लोकेट किया था। और उसके बाद अब हम मगध के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर हैं, ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और दो पावरफुल रूलर्स चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था, ग्रो हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया था अशोका ने। इन्होंने कलिंगा में जब ओडिशा में एक्वायर कर लिया था, उसके बाद इन्होंने वॉर छोड़ दिया था। कुछ चीजें और काफी इंटरेस्टिंग बातें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, मौर्य एम्पायर के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हिस्टोरियंस को किसी भी चीज के बारे में कैसे पता चला, तो उनको सोर्सेस के थ्रू पता चलता है। तो मौर्य एम्पायर में आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो स्पेशली मिले हैं वो हैं स्कल्पचर्स। जैसे कि ये भी एक स्कल्पचर की इमेज है। ऐसे हमें स्कल्पचर्स मिले हैं। और उस टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज जो हमें मिली है वो है मेगेस्थनीज, जो कि ग्रीक अम्बेसिडर थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। उन्होंने जो चीजें लिखी वो भी एक सोर्स है। उसके अलावा अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, उनके थ्रू भी मिलता है। तो पहला सोर्स तो स्कल्पचर हो गया। दूसरा सोर्स हो गया मेगेस्थनीज, जो अम्बेसिडर थे, उन्होंने जो चीजें लिखी। तीसरा सोर्स हो गया अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या जिनको चाणक्य भी कहा जाता है और माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे और उनके गुरु भी कहे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर के बारे में आपको लेटर बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर में भी मेंशन मिलता है। किस किस में? बौद्धिज्म के टेक्स्ट यानी कि लेटर बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट और पुरानिक लिटरेचर में भी मेंशन मिलता है। संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में इन सब जगहों पे आपको मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। रॉक्स और पिलर्स पे भी काफी इवैल्यूएबल सोर्सेज हैं जिनसे भी हमें काफी कुछ पता चलता है। तो 5 पॉइंट्स तो आपके यही हो गए। अगर आपसे कोई पूछे सोर्सेज ऑफ मौर्य एम्पायर, तो सोर्सेज ऑफ मौर्य एम्पायर में सबसे पहले हमने देखा स्कल्पचर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। मेगेस्थनीज, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर, उसके अलावा रॉक्स और पिलर्स, ये सब कुछ। अब अशोका फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाया था। उन्होंने अपने मैसेजेस को पत्थरों पे लिखवाया था, रॉक्स पे लिखवाया, पॉलिश पिलर्स पे लिखवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके मैसेजेस काफी लॉन्ग टाइम तक रहें। उन्होंने, जब हमें पता है कलिंगा वॉर के बाद बौद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया था, तो उन्होंने धामा, एक ऐसी चीज उन्होंने स्प्रेड करनी शुरू की थी जो कि काफी उन्होंने धामा महामंतास को फॉलो मतलब अपॉइंट किया था। और उन्होंने ये कहा था इसमें कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, और ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, उन लोगों की तरफ हमारा दया भाव होना चाहिए। स्लेव्स को हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, काइंडली ट्रीट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए हर रिलीजन को। हमारा रिलीजन जो नहीं है, जो हमारे ट्रेडिशन नहीं है, हमें दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो टीचिंग्स ऑफ धामा में क्या क्या था? रिस्पेक्ट करो अपने से बड़ों को, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, और जिन्होंने रिनाउंस कर दिया है इस वर्ल्ड को, उनकी तरफ
अपने स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करो, काइंडली ट्रीट करो, दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करो और ट्रेडिशंस को। ये सब बातें किस में लिखी गई हैं? धामा की जो टीचिंग्स जो अशोका स्प्रेड करना चाहते थे, जो अलग अलग पिलर्स पे लिखी गई थी, वो ये सब बातें कह रहे थे। अब इतना बड़ा एम्पायर, हमने मौर्य एम्पायर को देखा कि वो काफी बड़ा हो गया था, लेकिन इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जा रहा था, अब हम उसकी बात करेंगे। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स माने जाते हैं: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी। इनका मेंशन अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पाटलिपुत्र तो कैपिटल कही जाती है, ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और ये जो 5 इंपॉर्टेंट जगहें हैं, तक्षशिला, उज्जैन, तो इन जगहों की बहुत इंपॉर्टेंस है और इनके बारे में अशोका इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा गया है। हमें मैसेजेस आज के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इंडिया में मिलते हैं। तो इमेजिन ये पूरा एरिया जो था ये अशोका के अंडर आता था। Historians को increasingly came to realize that this is unlikely. The regions included within the empire were just too diverse. इतने बड़े एरिया को कैसे रूल किया जा रहा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे कैपिटल है, जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र अगर कैपिटल है तो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा, क्योंकि किंग और उसके बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहीं पे ही हैं, तो ये एरिया तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। एंड जो प्रोविंशियल सेंटर्स, जैसे मैंने आपको बोला तक्षशिला ऊपर था, और उज्जैन, ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स हैं यहाँ पे भी काफी कंट्रोल अच्छा होगा। बट जो बाकी एरियाज हैं, क्या वहां पे आपको लगता है इतना अच्छा कंट्रोल होगा? इस तरीके से इन सेंटर्स को बनाया गया था कि जो ट्रेड के रूट्स हैं उनके में भी इन्हें फायदा होगा। अब बात करते हैं ये स्वर्णगिरी, जो 5 जगहें हैं उसमें एक पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हमने देखा, उज्जैन हमने देखा, इसके अलावा एक स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी का लिटरल मतलब है, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की माउंटेन। ये पॉसिबली यहाँ पे कोई सोने की खदान माइन हो सकती है कर्नाटका में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साउथ गोल्ड के लिए बहुत जाना जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कुछ सोना निकलता हो, इसीलिए इसका नाम स्वर्णगिरी रखा हो। और कम्युनिकेशन बोथ लैंड और रिवर के रूट से होता था मौर्य एम्पायर में। जर्नी फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स, क्योंकि हम इतने बड़े एम्पायर की बात कर रहे हैं। अगर सोचो कि किसी को पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाना है या तक्षशिला से उज्जैन आना है, तो महीना नहीं तो कम से कम वीक्स तो लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, तब प्लेन्स तो होते नहीं थे। तो अगर किसी को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना है तो टाइम तो लगता होगा। तो इन्होंने ट्रेड रूट्स और प्रॉपर एरिया को मैनेज करने के लिए इस तरीके के प्रोविंसेस बनाए थे। तो अब इन जगहों को प्रोटेक्ट भी करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी भी चाहिए। तो मेगास्थनीज के अकाउंट्स, जिसमें हमने सोर्सेज में पढ़ा था, वो मेंशन करते हैं कमिटीज को। ऐसे कमिटी बनाई गई थी और एक कमिटी के नीचे 6 सब कमिटीज होती थी। A committee with 6 sub committees for coordinating military activity. एक नेवी का काम, समुद्र से रिलेटेड चीजें देखती थी, दूसरा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तीसरा जो सोल्जर्स पैदल चलेंगे, घोड़सवार हो गए, कुछ चैरियट्स होते हैं, कुछ हाथी। तो ऐसे एक कमिटी काम कर रही है मिलिट्री का, लेकिन उसके अंडर 6 सब डिविजन्स हो गए। कोई नेवी का काम कर रहा है, तो कोई घोड़सवारों को देख रहा है, किसी का काम है हाथी को देखना, किसी का काम है कि जो पैदल सोल्जर्स चलेंगे उनके रिलेटेड चीजें देखना। तो एक कमेटी के नीचे 6 सब कमिटीज। ऐसे कोई अलग कमेटी, सेकंड कमेटी थी जो बुलक कार्ट्स को देख रही थी, फुट सोल्जर्स के लिए जो, और जो
जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना है, सर्वेंट्स को अपॉइंट करना, आर्टिसंस को देखना, सोल्जर्स को देखना, तो ऐसे बड़ी सारी कमिटीज बनाई गई थी और उनके नीचे सब कमिटीज होती थी। अशोका पूरे एम्पायर को साथ में लेके चलना चाहते थे, धामा स्प्रेड करते हुए। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल था और ये था कि आप सब इसको फॉलो करो। ये नहीं कि किसी एक धर्म को लेके चलना चाहते थे, वो चाहते थे कि सारे लोग धामा को फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू अशोका वो ये इंश्योर करते थे कि लोगों की वेल बीइंग इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, सब लोग सुकून से रहें। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि धर्म स्प्रेड करने के लिए अशोका ने किन को अपॉइंट किया था, तो उसका आंसर है धामा महामंता। ये वो लोग होते थे जो स्प्रेड करते थे मैसेज ऑफ धामा। धामा की टीचिंग्स हमने ऊपर देखी कि बड़ों की इज्जत करना और अपने स्लेव्स को और अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना। तो धामा महामंता यही लोग थे जो इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाया करते थे और इनको अशोका ने अपॉइंट किया था। मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत बार जिक्र होता है। ये एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हिस्टोरियंस ने हमारी पुरानी हिस्ट्री को समझना शुरू किया था, तो मौर्य एम्पायर को एक लैंडमार्क माना जाता था। इंडिया वाज देन अ कॉलोनियल रूल। जब हिस्टोरियंस ने हमारे देश के बारे में पीछे जानना शुरू किया, तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। और तब 19th और 20th सेंचुरी में इंडियन हिस्टोरियंस ने ये पाया कि हमारे देश में भी एक ऐसा एम्पायर था जो कि इतना चैलेंजिंग और एक्साइटिंग था। इतना बड़ा एम्पायर, सब साथ में लेके चलना, और उसके हमें स्टोन स्कल्पचर्स मिले, एग्जाम्पल्स मिले ऐसे आर्ट के जो कि हैरान कर देने वाले थे। तो हमें अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस अलग अलग रूलर्स के उस टाइम पे मिले, वो सजेस्ट करते थे कि अशोका बहुत पावरफुल और इंडस्ट्रियस थे। और लेकिन वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी थे, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ और उन्होंने बौद्धिज्म फॉलो कर लिया। और इवन उनके आगे के जो उनके बच्चे आए या रूलर, उन्होंने भी अपने टाइटल्स को छोड़ के अपना बौद्धिज्म फॉलो किया। तो ये चीज नेशनल लीडर्स को बहुत इंस्पायर करती थी। अशोका की फिगर कि कितना पावरफुल रूलर होके वो इतने हम्बल थे, ये हमारे नेशनल लीडर्स को आजादी के टाइम पे इंस्पायर कर रहा था। मौर्य एम्पायर देखा जाए तो 150 साल से ऊपर नहीं चला, जो कि बहुत लंबा टाइम नहीं है हिस्ट्री में। 150 साल आज आप सोचो तो आपको लगेगा अरे 150 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन नहीं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में हम हजारों सालों की बात करते हैं। हम एक पल में कह देते हैं 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो 150 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम नहीं है हिस्ट्री का, लेकिन फिर भी उस टाइम में इतने बेहतरीन तरीके से हर चीज को कंट्रोल किया गया था कि मौर्य एम्पायर को बहुत इंस्पायरिंग माना जाता था। अब जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, तो उससे क्या हुए, नए चीफ्स आने लगे, नए किंगडम्स बनने लगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया जो कि आप ये मैप में देखोगे, ये पूरा मौर्य साम्राज्य के अंडर आता था। अब जब अशोका ने कालिंगा तक पे रूल कर लिया था, तो जब इतना बड़ा एरिया अशोका रूल कर रहे थे, तो ये मौर्य एम्पायर का एरिया है। तो जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, तो उसके बाद इतना बड़े एरिया में रूल करने के लिए कोई नई डायनेस्टी नहीं आई। तो क्या हुआ, टुकड़े हो गए, नए चीफ्स आ गए जो कि छोटे एरियाज में रूल करते थे। इसमें हम बेसिकली अब थोड़ा साउथ में जाएंगे, और अब हम साउथ के एरिया में कैसे चेंजेस आ रहे थे, अब हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। नए किंग्स एमर्ज होने लगे दक्कन और उसके नीचे के एरिया में। अब आप इसमें 3 लोगों को पढ़ेंगे, और अगर आप हिस्ट्री को आगे परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं, तो साउथ में जब भी बात होगी तो आप आगे भी सोच के रखिए कि ये 3 किंगडम्स, चोला, चेरियाज और पांड्याज, जिनको केरला पुत्रास भी कहा जाता है, ये 3 किंगडम्स आपको साउथ में कभी, इनकी हिस्ट्री तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए साउथ में। तो अब हम साउथ में इन 3 मेजर किंगडम्स कह लो या एक ऐसे चीफ डोम्स जो एमर्ज हो रहे थे, इन किंगशिप्स की हम बात करने वाले हैं। तो पांड्यास इन तमिलाकरण,
तमिलाकान नेम फॉर एंशियंट तमिल कंट्री, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ तमिलनाडु का एडिशन, ये पूरा एरिया आता है। अब क्योंकि हम चीफ्स और चीफडोम्स की बात कर रहे हैं, तो ये चीफ्स क्या है? चीफ एक वो पावरफुल इंसान है जो कि जरूरी नहीं है कि वो हेरिडेटरी हो, कि उसके फादर भी चीफ थे। जो वहां के लोग जिसको सपोर्ट करते हैं वो चीफ बनता है। जरूरी नहीं है कि उसके फादर भी चीफ हों। तो ये फादर टू सन वाली बात नहीं है चीफ में। चीफ वो है जिसको लोग सपोर्ट है, जिनका लोगों के साथ, और वो सारे स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करेगा, वो लड़ाई करेगा, वो लीडरशिप, और अगर किसी दो लोगों में या काफी लोगों में लड़ाई हो जाए तो उनको सुलह करवाना, ये सब काम एक चीफ का होगा। राजा की तरह नहीं है ये। कुछ फर्क ये है कि ये राजा की तरह टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे, ये सिर्फ गिफ्ट्स रिसीव करते थे और इनको अपने सपोर्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी एंड ऑफिशियल नहीं होते थे, बस जो इनको सपोर्ट करते थे ये उनकी बातों में और उनके सपोर्ट से ही ये सारा काम करते थे। तो चीफ्स हेरिडेटरी नहीं होते थे, ये किंग्स की तरह टैक्सेस नहीं कलेक्ट करते थे और इनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। तो किंग्स और चीफ्स एक जैसे नहीं हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम साउथ के हमेशा सोर्सेस की बात करेंगे तो तमिल संगम टेक्स्ट, ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ये एक पोयम है जिसमें चीफ्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और वो चीफ्स कैसे, जो उनको चीजें मिलती थी, जो उनको रिसोर्सेस मिलते थे, वो कैसे डिवाइड करते थे, इसके बारे में तमिल संगम टेक्स्ट में लिखा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे साउथ का। काफी चीफ्स और किंग्स, देखिए चीफ्स मैंने कहा ना अलग है किंग से, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइंस में बहुत अच्छे से लिखी जाती है कि चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहनास हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब देखिए इसमें ना बहुत सारे रूलर्स आगे भी आने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिर्फ मैप से देखेंगे और रेफर करते हुए समझते जाएंगे कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं और हम किस रूलर की बात कर रहे हैं। तो अब हम सतवाहना रूलर्स की बात करने जा रहे हैं, और सतवाहना रूलर्स कहाँ गए ये? सतवाहना रूलर्स ने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया था। एंड जो शाकास थे, ये सेंट्रल एशिया ओरिजिन लोग थे, ये वहां आए, इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। रेवेन्यू लेते थे ये ट्रेड से, जैसे सपोज कारोबार कर रहे हैं लोग तो लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, या फिर आप कह सकते हो कि इस एरिया में आप आ रहे हो तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो उस तरीके से ये अपना काम चलाते थे, रेवेन्यू इनको मिलता था। इनका सोशल ओरिजिन ऑफन ऑब्स्क्यूर, बट वी विल सी इन द केस ऑफ सतवाहना। सतवाहना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे कंट्री से आप यहां से देखोगे तो बेसिकली ये वाला एरिया है जो शाकाज रूल कर रहे थे, और यहाँ पे ये लोग अपना ट्रेड से टैक्स कमा रहे थे। सतवाहना रूलर्स भी ऐसे रूलर्स हैं जो टैक्स के थ्रू ही अपना उनका लिविंग चलेगा और वो अपना पूरा का पूरा किंगडम को चलाएंगे। तो ये अभी हमने दो लोगों के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पे मेंशन हुआ है सतवाहना जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, और शाकाज ये सेंट्रल एशिया के लोग थे और ये ऊपर वाले एरिया में ही बस ट्रेड कर रहे थे। अब हम आगे डिवाइन किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे किंग्स जो अपने आप को राजा कम भगवान ज्यादा कहते थे। इसमें हम कुछ कुशानास की बात करेंगे और कुछ रूलर्स की बात करेंगे। कुछ हमें सिक्के मिले हैं, कुछ हमें इस तरीके के स्टैचूज मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, प्रयाग प्रशस्ति, कॉइन्स, और इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो ये जो 4.2 वाला पार्ट है ये अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अभी तक किसी भी चीज में डाउट हो, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक कर रही हूँ बताने को, मैं आपको शाकाज और सतवाहनास की पूरी हिस्ट्री बता सकती हूँ, लेकिन सतवाहना भी आपके चैप्टर 3 में भी आएगा। ऑर्डर वाइज चलना ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से स्टिक रहो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स
में एनसीईआरटी से ज़्यादा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। और इवन अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी करो तो भी एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपकी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, एटलीस्ट फॉर एसएसटी मतलब की हिस्ट्री, अगर आप पॉलिटिकल साइंस और मुझसे ज्योग्राफी की भी बात करो। तो अभी तक मैंने जितना कराया आप उसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम बात करेंगे डिवाइन किंग्स और आगे के टॉपिक्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।